हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स पे। बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो है एग्जाम्स वगैरह आ गया था, तो एक्चुअली में मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी हो गया था और मैं शेड्यूल जो है बिगड़ गया था और मैं भी थोड़ा बिजी रह रहा था। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ और चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आज से अपना स्टडी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब हम लोग बता देते हैं कि आज मैं आप लोगों को सेल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, सेल चैप्टर को पढ़ाऊंगा और सेल चैप्टर का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके अंदर मैं आपको ऐसा माइंड मैपिंग कराऊंगा कि आपको एकदम कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोगों को सेल चैप्टर में दिक्कत होता है। मैंने देखा है, अक्सर देखा है कि क्लास 8, 9 और 11 ये सब के बच्चों को बहुत दिक्कत होता है सेल चैप्टर में। उन्हें समझ ही नहीं आता या फिर उनको जो है बोरिंग फील होता है। तो बोरिंग फील एकदम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऐसा बताऊंगा कि आप भी बोलोगे वाह सर क्या बताया है आपने। ठीक है सर, चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या देख लेना है, सेल के बारे में। सेल के बारे में देख लेना है, बट इसका नाम भी हम लोग को जान लेना जरूरी है। इसका जो होता है ना, एक और नाम होता है। ठीक है सर, क्या नाम होता है इसका सर? इसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। साइको मत समझ लीजिएगा, साइको यानी पागल होता है, या हमेशा याद रखिएगा। क्या आप पागल हैं? ऐसा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेझिझक बोल देना, जी नहीं मैं पागल नहीं हूँ। ठीक है, ये मजाक की बातें थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो साइको मत समझना, साइको यानी पागल, ये है CYTO, साइटो। ठीक है, तो सेल का जो होता है बायोलॉजिकल यानी कि दूसरा नेम, बायोलॉजिकल नेम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। साइटो, ठीक है, ये किस टाइप का नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम। ठीक है सर, बायोलॉजिकल नेम हो गया, इसका क्या नाम हो गया, साइटो हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग जैसे कि हर चीज की स्टडी का अलग अलग मतलब कि ब्रांच होता है। ठीक है, हर चीज की स्टडी का अलग, जैसे कि जेनेटिक्स का क्या था, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड एंड वेरिएशंस को हम लोग क्या बोलते थे, जेनेटिक्स बोलते थे। तो इसका भी तो कुछ नाम होना चाहिए सर, इसका तो नाम होना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या नाम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, the branch of biology, the branch of biology in which we study about the branch of biology in which we study about, किस चीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, we study about cells। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नॉन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या देख लिए कि सेल के बारे में जान लेना था, बट उससे पहले उसका नाम भी तो जान लेते, उसके कितने नाम है। तो सेल का एक नाम होता है बायोलॉजिकल, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल, जिसको कि हम लोग या फिर टेक्निकल नेम भी बोल सकते हैं या बायोलॉजिकल नेम बोल सकते हैं, बात बराबर है। जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं। ठीक है, साइको मत समझिएगा, फिर बोल देता हूँ, साइको यानी पागल होता है। तो हम पागल नहीं है सर, हम क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट कुछ नहीं, सब इंटेलिजेंट ही होता है, बस सबको समझने का देर होता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। ठीक है, उस सबको हम लोग साइड करते हैं, अभी हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। ठीक है, सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या था, साइटो था, साइटो। ठीक है, अब हम लोग इसकी स्टडी को भी पढ़ लेते हैं, आखिर सेल के स्टडी को क्या बोला जाता है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल। वैसा बायोलॉजी का ब्रांच जिसके अंदर हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। वैसा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज के बारे में, सेल के बारे में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं सर। समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत, इतना भी थोड़ा सा भी दिक्कत, यहाँ तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं थी, बस अभी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया है, अभी पूरा क्लाइमेक्स बाकी है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अगर मजा आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बोल देना कि हाँ बहुत मजा आ रहा है। हाउ वाज द जोश? ठीक है, जोश अच्छा होना चाहिए हमारा। ठीक है,
इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या जान लेते हैं, सेल आखिर होता क्या है पूरा पूरा। ठीक है, सेल क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप बोलोगे सर ये आपने क्या लिख दिया, हमारे तो भेजे में कुछ घुसा ही नहीं आया, हमारे दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। सर ये तो आप जैसे ही लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं आनंद सर है ना, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। एक एक चीज को एकदम ऐसा एग्जाम्पल तोड़ फोड़ के ऐसा एग्जाम्पल निकालूंगा ना कि आपके जो यहाँ से उड़ रहा था ना वो डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और ऐसे करके सीधे माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब भैया हम कैसे मान ले कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल है, हमें जानना भी तो जरूरी है क्या इसका स्ट्रक्चर और क्या इसका फंक्शन है, जानना जरूरी है ना। हम कैसे मान ले अपने मन से, आप कुछ भी बोल दो हम आपकी बातों को सही मान ले, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। मैं अब भी इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, फंक्शनल यूनिट से क्या मतलब होता है, फंक्शनल यूनिट यानी कि हमारे अंदर देख लीजिए, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं डाइजेशन वगैरह, जो हमारा एनर्जी वगैरह ट्रांसपोर्ट होता है वो तो हम पहले फूड के थ्रू करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेते हैं, माउथ के थ्रू करते हैं, माउथ से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में आता है, फिर कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहाँ फाइनल डाइजेशन हो जाता है, फिर वो क्या होता है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आइस बंद कर लिए और बोले आबरा खटाबरा गिली गिली छू हमारे पेट के अंदर, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं आबरा खटाबरा गिली गिली छू हमारे बॉडी के अंदर सारा फूड चला जाए, ट्रांसपोर्ट हो जाए। ऐसा तो नहीं होता है, नहीं ना होता है। तो इसका एक प्रोसेस बनाया हुआ है और वही प्रोसेस एक फंक्शन, वही प्रोसेस जो होता है वो जब वर्क करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो यही फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है सॉरी सॉरी चलिए, तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी फंक्शन हो रहा है, फंक्शन बोले तो क्या हुआ सर, क्या फंक्शन हो रहा है, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, ये हाथ को हिला रहे हैं, हिलाने में हमारा कौन मदद कर रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन जो है वो नर्व्स के थ्रू क्या हो रहा है, इस नर्व्स के थ्रू सिग्नल भेज रहा है, किसको, सेल को। सेल क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, हमारा मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन ला रहा है, सेल्स मसल में कॉन्ट्रैक्शन ला रहा है, जिसके कारण हमारा फिंगर हिल रहा है। तो यहाँ क्या काम हुआ, यहाँ पर ब्रेन से लेकर के सेल तक गया और सेल क्या किया, आगे का प्रोसेस किया, तो ये एक फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अब समझ में आया कि फंक्शनल यूनिट क्यों करते हैं, क्योंकि हम अगर मूवमेंट भी करते हैं, हम अगर मूवमेंट भी करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइएगा जरा सा, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लाइट कटने के कारण मेरा एक ही बल्ब एक मेन पे है और एक इन्वर्टर पे है, तो हमारा मेन लाइट कट गया है, जिसके कारण लाइट्स कम हो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे ढंग से, और ऐसा तो नहीं होगा कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, सब चीज़ दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो हम लोग का फंक्शनल यूनिट यानी कि हम लोग अगर मूव भी करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है सेल्स को सिग्नल भेजता है, सेल्स को सिग्नल भेजता है तभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो हुआ ना हमारा सेल्स फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शन तो करता है, यानी कि कोई भी काम हमारे बॉडी के अंदर सेल्स के द्वारा ही होता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन का हो या फिर एब्जॉर्प्शन का हो या फिर मूवमेंट का हो, सब कौन काम कर रहा है, हमारा सेल कर रहा है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपका स्ट्रक्चरल से क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं कवि, स्ट्रक्चरल से क्या कहना चाहते हैं कवि, यह कहना चाहते हैं स्ट्रक्चरल से, मान लेते हैं हम लोग घर बनाते हैं, तो हम लोग तो ऐसा तो नहीं ना है कि दिमाग में सोच लिए कि हाँ मुझे अभी 5 स्टार होटल खड़ा कर देना है, तो बस दिमाग से सोचे और सामने देखिए 5 स्टार होटल खड़ा, ऐसा तो नहीं होता है, एकदम ही नहीं होगा, ये बकवास चीजें हैं सर,
ये सब फालतू बात आप नहीं भूलिए। तो मैं ये सब फालतू बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग को जल्दी जा करके सेट करे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक ईंट, दो ईंट, एक एक ईंट करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एक एक ईंट जोड़ करके, और तब हम कोई भी घर बनाते हैं या फिर 5 स्टार होटल बनाते हैं। उसी तरह सेल कैसे स्ट्रक्चरल है, ये क्या करता है, एक एक सेल्स जो होता है वो मिला करके एक बॉडी बनता है। एक एक अगर उसके अंदर जो होता है सेल्स, अगर एक साथ जो एक एक करके क्या होगा, एक एक करके जुड़ेगा नहीं सेल्स, तो एक बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो समझ में आया सर अब स्ट्रक्चरल कैसे और फंक्शनल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है सेल, समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल समझ में आ गया क्या हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चरल में क्या हुआ, हमारा जितना भी बॉडी का ऑर्गन्स है, पूरा बॉडी पार्ट क्या है, सेल से मिलके बना होता है। और फंक्शनल यूनिट क्या हो गया इसका, कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, वो सेल्स के वजह से हो रहा है। तो सेल इज ए स्ट्रक्चरल, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसलिए हम लोग सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसी बात पे बोल दो समझ में आ गया है सर, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और कोई अगर डाउट भी हो ना तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए जरूर बना दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया सर, एकदम समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था। डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है सर। तो सेल का डिस्कवरी कौन किया था सर, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल का डिस्कवरी किया था। कब किया था, 1665 में। जी हाँ, 1665 में कौन किए थे, रॉबर्ट हुक साहब जो है वो सेल का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। कब, 1665 में। किस टाइप का सेल था वो, डेड सेल था। क्या था सर, डेड सेल था। एकदम यहाँ से बातों को बस सुनते जाइए, गहराई तक उसका जाइए। डेड सेल था जिसका कि क्या नाम था सर, कॉर्क नाम था। क्या नाम था सर, कॉर्क नाम था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल का डिस्कवरी कब कैसे हुआ, सेल का डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा हुआ, 1665 में हुआ। किस टाइप का सेल हुआ, डेड सेल हुआ, मतलब वो जिंदा नहीं था सेल, ठीक है। और क्या हुआ, उसका नाम क्या पड़ा, हमारा जो सेल था कॉर्क सेल था, ठीक है सर। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिविंग, ये तो था डेड सेल की बात। अब हम लोग देख लेते हैं लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था, ठीक है सर। लिविंग सेल का डिस्कवरी, ठीक है, कौन किया था, एवी ल्यूविन हुक। एवी ल्यूविन हुक किए थे, जी हाँ। ये भी एक साइंटिस्ट थे जो कि क्या किए थे, फर्स्ट लिविंग सेल्स का डिस्कवरी किए थे। कौन किए थे, एंटोन वियन लेवेनहुक, ठीक है, एंटोन वियन लेवेनहुक किए थे। तो इतना सर समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं डेड सेल्स का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप क्या बोलोगे, रॉबर्ट हुक सर। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फर्स्ट लिविंग सेल्स का डिस्कवरी किसने किया था, तो आप बोलोगे एवी लेवेनहुक, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत ही नहीं होगा सर, एकदम दिक्कत वाली चीज ही नहीं है, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पता है मेन दिक्कत यहाँ क्या, इस चैप्टर में जो है बच्चों को सर का दर्द लगता है, वो क्या है, सेल थ्योरी। और वो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है सेल थ्योरी। ऐसा मैं बताऊंगा ना कि कुछ नहीं है सेल थ्योरी, एवरीथिंग इज, क्या बोला जाए, एकदम वेरी इजी, एवरीथिंग इज वेरी इजी, ठीक है। ये सेल थ्योरी है, ठीक है। बट उससे पहले कुछ नॉलेजेबल बातें ले लेता हूँ अभी मैं। नॉलेजेबल बातें में सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड,
स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड क्या हो गया सर? मायोप्लाज्म। अगर कोई भी पूछ दे कि स्मॉलेस्ट सेल पूरे वर्ल्ड में क्या था, तो पूरे वर्ल्ड में क्या है स्मॉलेस्ट सेल? मायोप्लाज्म, हमेशा याद रखना। और बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, ठीक है। बिगेस्ट सेल पूछ दे पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रिच एग सेल, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसका सेल सबसे बड़ा होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा सेल क्या होता है? मायोप्लाज्म। प्लाम लिखा गया, सॉरी, PLAS, प्लाज्म, ठीक है। इतना समझना कि इतना में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम बहुत मजा आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब अगला क्या आता है? ह्यूमंस के अंदर सेल, ह्यूमन सेल, ठीक है। इसमें हम लोग दो टाइप का देख लेंगे, क्या आएगा? स्मॉलेस्ट और एक क्या आ जाएगा? बिगेस्ट। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या हो जाता है? स्पर्म, ठीक है। स्पर्म हो जाता है। स्पर्म जो होता है क्या होता है? हमारा मेल गैमेट होता है जो कि क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? अगर बिगेस्ट ह्यूमन सेल बोला जाए तो क्या आ जाएगा? ओवम, ठीक है। ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है अपना स्पर्म, मेल के अंदर। ओवम किसके अंदर आ जाता है? फीमेल के अंदर, ठीक है सर। कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा सर, एकदम नहीं होगा। हमने ये नॉलेजेबल बातें बता दी। सबसे पहले हम लोग क्या देख लिए कि स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा हो गया? अपना मायोप्लाज्म आ गया, ठीक है सर। उसके बाद बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, हमारे पूरे जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा हो गया सर? ऑस्ट्रिच एग हो गया सर, ठीक है। और ह्यूमन सेल क्या हो गया हमारा? ह्यूमन सेल्स में सबसे छोटा क्या आ गया? स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, बिगेस्ट सेल ओवम। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर पहले आप याद किए होंगे तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, साइंटिस्टों के बारे में, सेल के अंदर साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान है वो सब पढ़ रहे थे। तो हम लोग साइंटिस्ट ही पे रहते हैं अभी फिलहाल। थोड़ा सा साइंटिस्ट के बारे में और जान लेते हैं, तब और मजा आएगा अच्छे से ब्रीफली जानने में। तो साइंटिस्ट के अंदर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका कि क्या नाम होता है? स्क्लेडन, ठीक है। स्क्लेडन, ठीक है। स्क्लेडन आते हैं। स्क्लेडन साहब क्या रहते हैं? बोटैनिस्ट रहते हैं। बोटैनिस्ट रहते हैं। स्लेडन साहब बोटैनिस्ट रहते हैं। तो इनका क्या, ये क्या करते हैं? प्लांट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं? ये जब सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये हम लोग को कौन बोलते हैं? ये कौन बोलते हैं हमारे? बताइएगा जरा। ये हमारे स्क्लेडन साहब बोलते हैं। स्क्लेडन साहब क्या बोलते हैं हमारे? स्क्लेडन साहब ये बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या चीज से मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। क्या चीज से मिलके बने हैं सर? सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या आते हैं? इसके बाद आते हैं स्क्वान, SCHWAN, स्क्वान। इसके बाद आते हैं स्क्वान साहब। स्क्वान साहब क्या बोलते हैं? स्क्वान साहब क्या रहते हैं? जूलॉजिस्ट रहते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्क्लेडन क्या हो गया? स्क्लेडन बोटैनिस्ट रहते हैं, स्क्वान साहब जूलॉजिस्ट रहते हैं।
जूलॉजिस्ट रहते हैं तो उनका मेन फोकस क्या रहता है, एनिमल पे भी रहता, एनिमल पे ही रहता है। बट वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि स्लेडन ने मुझसे पहले थ्योरी दे दिया, कोई बात नहीं, मैं अब उसके ही प्लांट के ही बारे में एक और थ्योरी जरूर, कुछ ना कुछ थ्योरी जरूर दूंगा, ठीक है, जरूर दूंगा देने के बाद के लिए बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, स्लेडन साहब क्या करते हैं, स्लेडन साहब क्या करते हैं, अच्छा मैंने यहाँ पर इनका कब इन्होंने ये थ्योरी दी है ये तो बताया नहीं। तो स्लेडन साहब कब इस थ्योरी दिए थे, 1838 में, ठीक है। स्लेडन साहब कब दिए थे, 1838 में। और स्वान साहब कब दिए, 1839 में। 1839 में जब स्वान साहब आए तो वो क्या बोले, वो भी सेम चीज बोले, ऑल द एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो हमारे जो है स्क्वान साहब भी बोले कि जितने भी एनिमल्स है वो भी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। बट इन्होंने क्या बोला कि मैंने एक और चीज खोज निकाला है, क्या खोज निकाला है कि आउटर प्लांट सेल्स हैविंग सेल वॉल्स, यानी कि प्लांट के आउटर में जो सेल्स होते हैं उसके पास क्या होता है, सेल वॉल्स होता है। यहां से ये क्या करते हैं, एक और थ्योरी लगाते हैं, दिमाग लगा दिए ये पूरा कि अगर ये पहला थ्योरी दिया है तो मैं इसे ज्यादा दूं ताकि मैं इससे ज्यादा पॉपुलर हूं। बट ऐसा यहाँ पर हुआ नहीं। फिर क्या हुआ कि इन दोनों के जो होता है, इन दोनों के बातों को क्या किया गया, एक साथ कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन कर करके लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया कि ऑल द प्लांट्स, तब उनके बारे में क्या बोला गया कि स्लेडन और स्वान के द्वारा क्या दिया गया है, बोला गया है, स्लेडन और स्वान क्या बोले हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या चीज से मिलकर बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सेल से मिलकर बने हैं। बट इसमें एक और बात क्या इंक्लूड हो गया कि जो प्लांट का आउटर पार्ट है, पार्ट ऑफ सेल है, आउटर प्लांट के आउटर सेल में क्या पाया जाता है, हमारा सेल वॉल्स पाया जाता है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही एकदम बेसिक चीज है, ये समझ में आ गया, ठीक है। स्वान साहब का समझ में आ गया। अब हम लोग के बीच एक और साइंटिस्ट आते हैं, महान साइंटिस्ट, जिनका की क्या नाम रहता है, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो साहब आते हैं, ये क्या बोलते हैं कि सेल्स एग्जिस्ट, सेल comes from pre-existing cells। ये क्या बोलते हैं रुडोल्फ विर्चो साहब कि सेल्स जो है वो कहां से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पहले जो सेल्स है उसी से क्या होता है, सेल्स निकलता है। जैसे कि क्या होता है कि ह्यूमंस क्या होता है, अपने पेरेंट्स से जो होता है ऑफस्प्रिंग निकलता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। उसी तरह सेल्स के अंदर क्या होता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि उसके पेरेंट्स जो है, सेल्स के पेरेंट्स जो है, उन्हीं से ना सेल्स फिर बनता है। तो यही बात बोले थे। और यहीं पर आकर के सर आपका सेल थ्योरी हो जाता है समाप्त। पता भी चला कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सेल थ्योरी इतना इजी लगा था कभी कि सेल थ्योरी इतना इजी होगा, नहीं ना होगा, बट मैंने बता दिया ना। सबसे पहले कौन आए, स्वान, स्लेडन और स्वान कब आए, स्लेडन जो है हमारा 1838 में आए, स्वान साहब 1839 में आए। दोनों को मिला करके क्या बना, एक हमारा क्या बना, दोनों को मिला करके एक हमारा क्या बना, स्टेटमेंट बना। क्या स्टेटमेंट बना, थ्योरी एक क्या बना कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है सब क्या चीज से मिलके बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा।
सॉरी स्टूडेंट्स, एक कॉल आ गया था तो मैं उन्हें देने गया था, क्योंकि अगर ये इस रूम में फोन रहता तो फिर नॉइज करता, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ाऊँ उस वक्त या फिर आप जब पढ़ रहे हो उस वक्त किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन आए, इसलिए मेरा पूरा फोकस रहता है आपको पढ़ाने के ऊपर। तो आपका भी यही कर्तव्य बनता है कि आप भी पूरी ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए थे, स्लेडन और स्वान, स्लेडन और स्वान। स्लेडन ने क्या क्या कहा था, स्लेडन एंड स्वान का जो है थ्योरी एक साथ कंबाइन किया गया और क्या बोला गया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल है, जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो क्या होंगे, सेल से मिलके बने होते हैं। और एक और थ्योरी, एक और बात उन्होंने क्या कहा, ये स्वान साहब ने एक और बात कहा, क्या कहा कि जो प्लांट का आउटर पार्ट है, प्लांट का सेल का, वो क्या चीज से मिलके बना हुआ है, क्या उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। यानी कि प्लांट के सेल के आउटर पार्ट में क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। ये समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ कि रुडोल्फ विर्चो साहब आए, रुडोल्फ विर्चो साहब आए और वो क्या बोले कि जिस प्रकार ह्यूमंस जो है अपने पेरेंट्स से मिलके बना हुआ है, उसी तरह सेल्स क्या है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बना हुआ। प्री एग्जिस्टिंग सेल एक टाइप का पेरेंट्स ही हुआ। मान लेते हैं सर कि ये एक बड़ा सा सेल है, ठीक है। ये क्या होता है कि सेल डिवीजन इसके अंदर होता है। सेल डिवीजन जब हो गया तो ये क्या हो जाता है, दो सेल्स में बट जाता है। ये इसमें बट गया, ये इसमें बट गया आधा। अब ये दो सेल्स दोनों अलग अलग हो जाता है। एक सेल्स जो होता है अपना खुद ऐसे ग्रो करने लगता है बड़ा, और एक जो होता है अपना वो अलग ग्रो करने लगता है। तो ये हुआ ना प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि उसके पेरेंट्स से ही तो आया। पेरेंट्स जो था वो डिवाइड किया सेल को दो अलग अलग हिस्सों में, और दोनों बट गए, छोटे छोटे हो गए, और दोनों फिर क्या किए, ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, बहुत ही धांसू तरीका से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर आपका सेल थ्योरी समाप्त हो जाता है। सेल थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान थी, बहुत ही मजे आने वाली चीजें थी इसके अंदर। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। आगे क्या हम लोग को देख लेना है कि हम लोग थोड़ा सेल्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स जो होता है, सेल्स, ठीक है, हमारा सेल्स जो होता है वो क्या बनाता है, टिश्यूज बनाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स एक साथ जब सेपरेट, एक साथ जब कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। फिर बहुत सारे टिश्यूज जब एक साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। फिर बहुत सारा ऑर्गन्स जब एक साथ कंबाइंड होता है तो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। एंड फाइनली क्या होता है कि जब ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारा सेल्स जो बेसिक चीज है वो क्या क्या आ गया, हमारा सेल्स आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मेम्ब्रेन्स के बारे में। आखिर मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन, इसमें एक पढ़ना है आप लोगों को, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आखिर होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसे कि आप लोग क्या होते हो, आप लोग क्या होते हो, आप लोग घर के अंदर रहते हो, ऐसा तो नहीं है कोई आदमी जंगल से उठ के आया है, कोई है यहाँ पे जंगल से उठ के आने के लिए, नहीं ना, है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग क्या होता है, आप लोग का ओरिजिन कहाँ हुआ है, जैसे कि आप लोग घर में रहते हो, लिविंग आप लोग कहाँ करते हो, घर में रहते हो। उसी तरह हमारा सेल्स जो होता है, ये क्या होता है, सेल्स कहाँ रहता है प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द पाथ और origin in which cell exist, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, ये एक ऐसा पाथ या फिर एक ओरिजिन है जिसके अंदर सारे सेल्स रहते हैं यानी एग्जिस्ट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके अंदर किस टाइप के कौन कौन से सेल्स रहते हैं, क्या होता है, एनिमल एंड
प्लांट सेल्स, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या समझे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सेल होता है, ओरिजिन ऑफ सेल होता है जिसके अंदर सेल्स एग्जिस्ट करता है। ये वैसा, ये इट इज ए पाथ और ओरिजिन इन विच सेल एग्जिस्ट। ये क्या होता है, पाथ या ओरिजिन होता है जिसके अंदर सेल्स एग्जिस्ट करता है, यानी सेल्स रहता है। जैसे हम लोग को घर की जरूरत है, वैसे इसको भी तो घर की जरूरत है, और इसका घर कहाँ है भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। अब इसके अंदर जान लेते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन किस किस के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, सेल नहीं लिखा है, सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना यार बहुत ही बेसिक बता रहा हूँ, अब इससे नीचे क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब एक और चीज मैंने आपको बताया था, जो कि किसने दिया था, एक थ्योरी आया था जिसका क्या नाम, जो किसने दिया था, सेल थ्योरी में एक और बात हमने पढ़ी थी, जो कि हमारे स्वान साहब ने दिया था कि प्लांट्स के जो है आउटर सेल में क्या होता है, सेल वॉल्स प्रेजेंट होता है। ये हम लोग को पता चला था। तो यहाँ सेल वॉल्स के बारे में जान लेना है, सेल वॉल्स, ठीक है। सेल वॉल्स कहाँ होता है सर, सेल वॉल्स कहाँ होता है, आप ही बताइए सर, सेल वॉल्स कहाँ होता है, सेल वॉल्स, सेल वॉल्स, सेल वॉल्स कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है, सॉरी, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है। इसका भी क्या काम होता है, वही लिविंग का, एग्जिस्टिंग का, ठीक है। किसका किसका एग्जिस्टिंग, सेल का, ठीक है। सेल कहाँ रहता है, ये सेल कहाँ रहता है, सेल वॉल्स में, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर से, ठीक है। अरे हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बना होता है, हमेशा याद रखिएगा किस चीज से मिलके बना होता है, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बना होता है, प्रोटीन से, ये स्टार मार्क प्रोटीन से मिलके बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, हमारा सेल वॉल क्या चीज से मिलके बना होता है, सेल्यूलोज, यानी कि प्लांट का, ये तो सेल वॉल्स किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि लकड़ी क्या चीज का बना हुआ है, तो बोल दीजिएगा सेल्यूलोज। कागज क्या चीज का बना हुआ है, सेल्यूलोज। तो समझ में आ गया, यानी कि प्लांट से जो चीज मिलके बना हो, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल्स, सेल वॉल्स के अंदर जो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल्स होता है, उसके अंदर क्या चीज, वो क्या चीज से मिलकर बना होता है, सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है सेल वॉल्स। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक्स बता रहा हूँ। यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, सब कमेंट कर देना क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिल सके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर सबसे पहले क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। क्या आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर। माइटोकॉन्ड्रिया सर होता क्या है, सर माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, हमें तो समझ में नहीं आया। यहीं से तो हमारी जिंदगी खराब होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि अब हम लोग आ चुके हैं वो मोड़ पर जहाँ से समझ नहीं आता है। एक मोड़ आया, मैं उठे दिमाग छोड़ आया, वो ऐसा मोड़ पर मैं आ चुका हूँ जहाँ पर आप दिमाग अपना छोड़ देते हैं, ऐसा आपका कहना है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या बोल दिया सर, आप बस एक लाइन बोल दोगे मैं मान जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल चाहिए तो मैं भी आपके साथ धुआंधार एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। तो एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, बट इसके अंदर क्या हो, ठीक है चलो एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ फिर बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाता है, हम लोग का पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग को क्या करना है, एनर्जी, खाना बनाना है। ठीक है, खाना बनाने में क्या होता है, रेस्पिरेशन यूज होता है। हमेशा पता होगा कि रेस्पिरेशन क्या करता है, फूड का ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी बनाता है। वाओ, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया हमारे बातों को सुन करके। ठीक है, चलिए अब वापस से ब्राइटनेस जो है बढ़ गई होगी। तो
हम लोग क्या देखे थे कि रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन का क्या काम होता है, ब्रेकडाउन होता है फूड का गैस के प्रेजेंस में, और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, यही देखा था हमने। तो इसमें क्या हो गया, जैसे कि हम लोग क्या किए, फूड इंटर किए, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, वो क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड के अंदर जो होता है हमारा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो क्या कहाँ गया, हमारा ब्लड के अंदर गया। ब्लड के अंदर जाने के बाद कहाँ गया, हीमोग्लोबिन के अंदर गया। हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, पता ही होगा आपको, ठीक है। उसमें क्या, उसमें जाने के बाद कहाँ गया हीमोग्लोबिन, कहाँ लेके चला गया उसको, सेल के पास, और उस सेल का क्या नाम था, हमारे बॉडी सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं से जर्नी स्टार्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास ले गया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया, उसको एटीपीज में ब्रेक डाउन करने लगा, एटीपीज बनाने लगा। एटीपीज बनाना, एटीपीज समझ में आना चाहिए, एडोलोसिन्स ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडोलोसिन्स ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपीज बनाने लगा, एटीपीज बनाने लगा, तो फिर हम लोग को क्या पता है कि क्या होता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि एक साइकिल रन होता है। क्या रन होता है, एक साइकिल रन होता है, ठीक है। एटीपीज बनाने का एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल रन होता है, जिसको हम क्या होते हैं, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल्स जब चलता है तो उसमें क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी एटीपी बन जाता है। एटीपी बन जाने के बाद क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस हो गया। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद फिर हम लोग को क्या होता है, फिर हम लोग को क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस हो गया, एटीपी प्रोड्यूस हो गया। एटीपी प्रोड्यूस होने के बाद हमारा क्या होता है कि आपको पता होगा कि 38 एटीपीज क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन कौन करता है, 38 एटीपीज एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग क्या समझे थे, वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या हुआ, जब हम लोग क्या किए, डाइजेशन वगैरह कर लिए, उसके बाद हमारा जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड, वो ब्लड के अंदर गया। ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर जो है हमारा कहाँ चला गया, ब्लड के अंदर चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, और वहां पर क्या हुआ, क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हुआ। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, एक टाइप का प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एटीपीज का, इसके अंदर एटीपीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसमें एटीपीज का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल में। एटीपीज का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, ऐसे ही एक एक करके एटीपीज, 38 एटीपीज बना। 38 एटीपीज बनने के कारण एक ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज क्या हुआ, हमारे एनर्जी में वर्क करने लगा। तो समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाया, कैसे कहलाया, क्योंकि वो पहले माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलाया, क्रेब्स साइकिल में एटीपीज का फॉर्मेशन हुआ, एटीपीज 38 एटीपीज क्या बनाया, एक ग्लूकोज बनाया, और वही एक ग्लूकोज हमारे सेल तक गया, और सेल को क्या किया, एनर्जी दिया। समझ में आ गया सर, यहाँ पर कोई दिक्कत है, इतना डिटेल बता दिया हूँ, अब क्या चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत एकदम नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टेड फूड रहता है, ऐसा तो नहीं ना होता है हमारा डाइजेस्टेड फूड एक जगह पर पूरे बॉडी में जो है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि बार बार तो हम लोग खाना खाते नहीं हैं, बार बार खाना खाते नहीं है, तो हम लोग का जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो तो हमारा ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मुंह में खाते हैं तो मुंह ही में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरे बॉडी में एनर्जी जाता है, ठीक है, चला तो जाता है। बट हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, तो हमारे, इसको मिटा लेता हूँ, हम लोग, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, तो एक ही जगह खड़ा हूँ तो मेरा पैर तो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब मेरा पैर जो है, पैर का तो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, पैर से तो कोई काम नहीं ले रहा हूँ, मैं उस वक्त से अपना मुंह ही से जो है काम कर रहा हूँ, तो मेरा मुंह जो है थक जाता है, थक गया होगा अभी तक में, क्योंकि उसको बार बार एनर्जी जो होता है, क्या एनर्जी बार बार चाहिए, आपको पता ही होगा। एनर्जी जो होगा हमारा, अब माउथ जो है उतना देर से वर्क कर रहा है, जितनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, यही हो गए होंगे 30 मिनट के करीब, या फिर 25 मिनट हो रहे होंगे, तो उसमें जितने देर चल रहा है, तो मेरा कभी भी, मेरा ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरा बोलते ऐसे करके जीभ जो है लटक गया हो, इसके अंदर का एनर्जी जो है खत्म ही नहीं हो रहा है, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है, हम तो खाना खा लिए, डाइजेस्ट कर लिए पूरा है, अब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा माउथ से पूरा इतना दूर का रीजन जो है, सेल, वो रुक जाएगा, हाँ बोलते बोला बस
ऐसा करके रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी है उसके अंदर क्या काम कर रहा है, हमारा माउथ सिर्फ काम कर रहा है। बाकी जो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर वो क्या कर रहा है, वो तो रेस्ट में है। तो क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर एक और चीज होता है, क्या होता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी होता है। तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मेंटेन करता है। मान लेते हैं कि हमारा पूरा बॉडी जो है वर्क नहीं कर रहा है, हमारा सिर्फ मुंह वर्क कर रहा है। मुंह वर्क कर रहा है तो क्या हुआ कि इसको अब एनर्जी का जरूरत है। खाना तो हमारे सब पूरे जो है बॉडी के सेल्स ले लिए हैं एनर्जी। जो खाना जो है हमारे, हम जो खाना खाए थे उसका जितना भी एनर्जी पूरा बॉडी का सेल ले लिया है, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो वो अब वो मांगेगा एनर्जी। गोल्गी बॉडी इसको क्या बोलेगा, रुक भाई ला देता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, ला देता हूँ रुक जा। जैसे आप पेरेंट्स से जिद करते हो, पेरेंट्स बोलते हैं कि अब अभी नहीं, बाद में तो आप लोग रोने लगते हो या जिद करने लगते हो। उसी तरह क्या करेगा हमारा जो है गोल्गी बॉडी से कौन जिद करेगा, हमारा जो सेल है वो जिद करेगा, नहीं मुझे अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, अब मुझसे नहीं हो रहा है बर्दाश्त, प्लीज ला दो एनर्जी। तो गोल्गी बॉडी क्या करेगा, मान लेते हैं कि मैं अभी से बोल रहा हूँ तो हमारे जो पैर है वो, मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, या फिर मेरा हाथ का जो है, हाथ तो काम कर ही रहा है, हाथ काम ही कर रहा है, मैं एक ही जगह खड़ा हूँ, मूव तो नहीं कर रहा हूँ, तो पैर का तो एनर्जी उसी के अंदर है। तो ये क्या करेगा, जिस जगह का बॉडी का एनर्जी जो हाई रहेगा, जहां पर बॉडी के अंदर हाई एनर्जी रहेगा, वो क्या करेगा, वहां से एनर्जी को क्या करेगा, लेगा, यूटिलाइज करेगा, और हमारे जहां पर हमारे जिस सेल के अंदर लो एनर्जी है उस सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, गोल्गी बॉडी क्या करता है, इट बैलेंस द एनर्जी ऑफ द सेल, ठीक है। जहां पर क्या हो हाई एनर्जी है वहां से एनर्जी को खींच करके, और जहां पर लो एनर्जी है उसको दे देगा, बोलेगा लो और चाहिए एनर्जी, फिर मैं ले आऊंगा, ठीक है। तो ऐसा, ठीक है, ऐसा तो हो गया। अब अगर आप थक जाते, सॉरी ये ट्रेन जा रही है, अब अगर आप थक जाते हो, मानते हैं कि आप काम करते करते थक जाते हो, तो आप तो ऐसा तो नहीं ना बोलते हो, ओह मेरा मुंह थक गया है, बाकी बॉडी जो है वो एकदम फिट है। पूरा बॉडी थक जाता है। क्यों थक जाता है, क्योंकि बॉडी का जो हम लोग काम जो कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम दौड़ रहे हैं, छोड़िए दौड़ छोड़ रहे हैं, मेरा जो है माउथ जो चल रहा है वो क्या कर रहा है कि बॉडी का हर एक पार्ट से जहां पर ज्यादा एनर्जी है वहां से खींच करके गोल्गी बॉडी क्या कर रहा है, एनर्जी जो है वो सेल तक ला रहा है, माउथ तक ला रहा है। तो हमारा जितना भी एनर्जी है वो खर्च कहाँ हो रहा है, माउथ पे हो रहा है। माउथ पर हो रहा है तो क्या दिक्कत है, माउथ पर हो रहा है तो क्या हो गया, माउथ पर हो गया तो हमारा पूरा बॉडी का एनर्जी खींच रहा है। इसलिए ना हमारा पूरा जो हम लोग कोई भी काम करते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते हैं जैसे कि हम लोग को कोई भी दौड़ना है तो दौड़ने के लिए ऐसा तो नहीं बोलते कि कमर के नीचे मेरा पूरा शरीर जो है वो थक चुका है, कमर के ऊपर एकदम फिट है, ऐसा तो नहीं बोलते, पूरा बॉडी का एनर्जी लगता है। तो इसी तरह इसके अंदर होता है। समझ में आ गया हो, इतनी अंदर में अगर इसमें अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतना आज के लिए काफी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि लंबा लेक्चर बच्चे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इतना ही पे आज हम लोग क्या करते हैं, इन कर देते हैं इस सेशन को, और कल मैं फिर एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा आपको इसी पे, ठीक है, बना के अच्छे से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले